नमस्कार साथियों, आपके इस YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत निर्वाचन आयोग। हम देखेंगे कि भारतीय चुनाव आयोग है ये क्या काम करता है, इनकी संवैधानिक स्थिति कैसी है, इसको काम क्या क्या दिए गए हैं और इनके पास ये काम करने के लिए क्या वास्तव में पावर होती है या फिर ये केवल इनके पास जो शक्तियाँ दी गई है वो केवल एक दंतविहीन वाक्य के समान है, या फिर हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से सुधार के प्रयास किए गए हैं। विभिन्न समितियों की चर्चा करेंगे और वर्तमान में इसको लेकर विवाद कौन कौन से फैले हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट के अभी तक के चुनाव आयोग से संबंधित कौन कौन से डिसीजन आए हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि हमारा ये जो जीके विद राजेंद्र सर यूट्यूब चैनल है इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको आपके पास जानकारी समय समय पर पहुँचती रहे। और दोस्तों, ये क्लास है ये आरएस प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, उसके अलावा एसआई हो, स्कूल व्याख्याता, रीट, सेकंड ग्रेड, विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं की सभी को इन डेप्थ कंप्लीट कवर करेगी और इन डेप्थ एनालिसिस हम करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम। भारत निर्वाचन आयोग, हम देखेंगे कि जो भारतीय निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके क्या क्या काम है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है 324। अनुच्छेद 324 है वो क्या करता है, इसके संवैधानिक आधार तय करता है। अर्थात अनुच्छेद 324 के अनुसार एक निर्वाचन आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना करता है और इसकी संरचना का मूल प्रावधान करता है। भारत निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही शुरू होता है कि ये संवैधानिक निकाय है, विधिक निकाय है, संविधिक निकाय है या फिर कैबिनेट के द्वारा स्थापित निकाय है। तो ये सबसे पहले संवैधानिक निकाय है, अर्थात इसका क्या संविधान में जिक्र किया गया है, जिसकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत की गई है। ये भारत में संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण करने के लिए उत्तरदायी है। दोस्तों, यदि आरएस मेंस में 2 नंबर के क्वेश्चन आए, हालांकि अब वो पैटर्न हटा दिया है, लेकिन अगर छोटा क्वेश्चन 5 नंबर वाला पूछ लिया जाए तो उसमें ये जो शब्दावली है ये हम लिखें तो ज़्यादा बेहतर नंबर मिलते हैं। ये लिखें तो ज़्यादा बेहतर नंबर मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक संवैधानिक आयोग है, ये काम क्या करता है। ये भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विभिन्न राज्यों की विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव करवाने का काम करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले किसका चुनाव कराता है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कराता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है, लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव कराता है। इसके अलावा दोस्तों, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है अपनी विधानसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद, इनका भी चुनाव कराने का काम करता है। तो आप ये ध्यान रखोगे, भारत के राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद, इनके चुनाव कराने का काम कौन करता है, भारत का जो भारत निर्वाचन आयोग है, अनुच्छेद 324 के तहत इनको ये काम दिया गया है। अब बात करते हैं कि इनके विभिन्न प्रकार के अनुच्छेद कौन कौन से हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 324 है वो कहता है निर्वाचन आयोग अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण का काम करेगा चुनावों पे। इसके अलावा आगे जो अनुच्छेद है 325 और 326 अनुच्छेद है वो हम नागरिकों से जुड़े हुए अनुच्छेद हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 325 के अनुसार भारत में किसी भी नागरिक को केवल और केवल कुछ आधारों पे ही उसको निर्वाचन से वंचित किया जा सकता है या वोटिंग के राइट से वंचित किया जा सकता है, वरना आप बात करते हैं कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पे मतदाता सूची में भेदभाव नहीं कर सकते हो। अर्थात इन चीज़ों के आधार पे किसी व्यक्ति को वोट देने से वंचित नहीं कर सकते। धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते, जाति के आधार पे नहीं कर सकते, लिंग के आधार पे नहीं कर सकते। ये सब चीज़ें हैं, इनके आधार पे भेदभाव नहीं किया जा सकता। हालांकि कोई व्यक्ति पागल हो गया है, दिवालिया हो गया या उसके पास दोहरी नागरिकता है, डबल सिटीजनशिप, हो सकता है भारत की नागरिकता है वो अमेरिका की और ले ले, तो ऐसी सिचुएशन में भारत सरकार इस चुनाव आयोग से रिक्वेस्ट करती है, चुनाव आयोग सविवेक से ऐसा कर सकता है। तो ये सब चीज़ें। अब आजकल जो वोट काटे जा रहे हैं या फिर वोट नए जो डिलीटेशन या फिर नए नाम ऐड करने की जो प्रोसेस है, हम बात करते हैं एसआईआर की प्रक्रिया है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। उसको लेके कौन कौन सा विवाद है, इनके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। अब उसके बाद में अनुच्छेद 326 है, ये दोस्तों यूनिवर्सल वोटिंग राइट की बात करता है, अर्थात वयस्क मताधिकार की बात करता है कि भारत का संविधान अनुच्छेद 326 के तहत प्रत्येक भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है उसे वोट डालने का अधिकार देती है, वयस्क मताधिकार का अधिकार देती है, जिसमें किसी भी प्रकार का
चाहे लिंग हो, चाहे जाति हो, चाहे धर्म हो, चाहे शिक्षण व्यवस्था हो, शैक्षिक उपलब्धि या क्वालिफिकेशन हो, किसी भी प्रकार के आधार पे भेदभाव नहीं करता है। भारत में सभी के वोट का मूल्य बराबर होता है। वो एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य के अधिकार का सिद्धांत का पालन किया गया है, जिसमें चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे सामंत हो, चाहे ग्रामीण हो, चाहे शहरी हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, हर व्यक्ति को बराबर वोट देने का अधिकार दिया गया है। और वो एक वोट, वो अनुच्छेद 326 के तहत यूनिवर्सल वोट देने का अधिकार दिया गया है। अर्थात किसी भी भारतीय को जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है, उसको भारत का नागरिक होने के नाते वयस्क मताधिकार का अधिकार प्राप्त होगा। ये आर्टिकल 326 कहता है दोस्तों। और 325 ये कहता है कि इन आधारों पे आप किसी को वंचित नहीं कर सकते हो। कौन से? धर्म, जाति, लिंग के आधार पे आप क्या नहीं कर सकते हो, किसी भी मतदाता को मतदाता सूची में जोड़ने से वंचित नहीं कर सकते हो या उनको हटा नहीं सकते हो। ठीक है। हालांकि कुछ ऐसे कारण हैं जिसमें बात करते हैं कि किसी के पास दोहरी नागरिकता है या पागल हो गया या फिर बहुत ज़्यादा आपराधिक मामलों में उसको सजा हो गई है 2 वर्ष से अधिक, तो वैसी सिचुएशन में सरकार, चुनाव आयोग क्या कर सकता है, उसको वोटिंग राइट से वंचित कर सकता है। लेकिन सामान्य परिस्थितियों में किसी को वोटिंग राइट से वंचित नहीं किया जाता है। इसके अलावा बात करते हैं अनुच्छेद 327। दोस्तों 327 कहता है कि संसद द्वारा चुनाव संबंधी कानून बनाने की शक्ति है। अर्थात अनुच्छेद 327 कहता है कि भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित किसी भी प्रावधान में संविधान में कोई चेंज करने की पावर है तो वो भारत की संसद को होगी। इसके किसी भी कार्य में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, अर्थात आप कह सकते हो न्यायपालिका का इंटरफेयर नहीं होगा। और दोस्तों इसमें जो सुप्रीम होती है, जो निर्वाचन आयोग से संबंधित किसी भी प्रावधान में चेंज करने के लिए या फिर नया प्रावधान जोड़ने के लिए जो सुप्रीम होता है, वो संसद की पावर क्या होती है, सर्वोच्च होती है। इसमें न्यायपालिका का हस्तक्षेप 0 होता है। इसके अलावा 328 बोलता है राज्य विधानमंडल द्वारा चुनाव बनाने की शक्ति, कि राज्य का जो विधानमंडल है वो भी चुनाव से संबंधित कुछ मामलों में कानून बनाने की पावर रखता है। दोस्तों अनुच्छेद 329 है चुनाव संबंधी न्यायालय हस्तक्षेप पर रोक। अर्थात ये बोला गया है कि 329 में बोला गया है कि चुनाव से संबंधित किसी भी प्रावधान को संसद ने बनाया है या राज्य विधानमंडल ने बनाया है तो वहाँ पर कौन हस्तक्षेप नहीं करेगा, न्यायपालिका इंटरफेयर नहीं करेगी। दोस्तों तो ये 4-5 अनुच्छेद है, ध्यान रखना। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग की व्यवस्था करता है, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का काम करेगा। 325 धर्म, जाति, लिंग के आधार पे आप भेदभाव नहीं किया। 326 यूनिवर्सल वोटिंग राइट है। 327 भारत की संसद है, वो चुनाव आयोग से संबंधित किसी भी प्रावधान में चेंज करने, ऐड करने के लिए क्या है, सुप्रीम पावर है। 328 है, उसमें राज्य विधानमंडल के पास भी पावर है। और 329 में हमारी न्यायपालिका इस कार्य में इंटरफेयर नहीं करेगी। तो ये अनुच्छेद भी आप दोस्तों ध्यान रखना। इसके अलावा हम बात करते हैं कि इनकी संरचना क्या है और इनकी नियुक्ति क्या है। दोस्तों भारत का जो निर्वाचन आयोग जो कि 25 जनवरी 1950 को बना था, 25 जनवरी 1950 को बना था, तब से लेकर 1989 तक, जो 1989 के आम चुनाव थे, तब तक एक सदस्यीय आयोग था। क्या था? एक सदस्यीय आयोग था। लेकिन दोस्तों 1989 के आम चुनाव में जो एक सदस्यीय आयोग था, इसके कार्यभार को कम करने के लिए इसमें 2 लोगों को और जोड़ा गया, अर्थात इसको 1+3 कर दिया गया, 1+2 कर दिया गया। चुनाव के बाद पुनः क्या कर दिया, इनको 1 सदस्य बना दिया गया। और फाइनली अक्टूबर 1993 में नरसिम्हा राव की सरकार थी, उस समय फाइनली भारत के निर्वाचन आयोग को 1+2 कर दिया। एक इसमें CEC होगा, CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और 2 इसमें क्या होंगे, इलेक्शन कमिश्नर होंगे। तो वर्तमान में ये आयोग क्या है, वर्तमान में भारत का निर्वाचन आयोग है। एक इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, इसके अलावा 2 अन्य चुनाव आयुक्त भी होते हैं दोस्तों। और इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो समिति गठित होती है, समिति में प्रधानमंत्री होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन होता है और भारत का गृह मंत्री होता है, उसके द्वारा गठित समिति इनका क्या करती है, इनको अपॉइंट करती है और इनके सिफारिश पे भारत के राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान रखना। इसके अलावा मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, जो समिति मैंने बताई है, अन्य निर्वाचन आयुक्त भी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। वर्तमान में 3 सदस्यीय आयोग है। 1989 में से के कार्यकाल में 2 अतिरिक्त आयुक्त जोड़े गए। इनका कार्यकाल दोस्तों 6-65 होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी है वो इनका कार्यकाल होता है। इनकी वेतन और सेवा शर्तें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती है, अर्थात इनका वेतन और सेवा शर्तें हैं वो पद ग्रहण करने के बाद में किसी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। और ये इनके जो वेतन और जो पेंशन है वो भारत की संचित निधि पे भरित होते हैं, अर्थात उस पर वोटिंग नहीं हो सकती है। तो ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें
कि हाँ मैंने बता दिया है कि इनकी नियुक्ति कैसे करते हैं। राष्ट्रपति एक जो समिति है, एक तो पीएम है, एक लीडर ऑफ अपोजिशन है और एक भारत के गृह मंत्री हैं। इनकी अध्यक्ष, इनकी जो समिति है ये बहुमत से निर्णय लेती है, सिफारिश करती है राष्ट्रपति को, उसके अकॉर्डिंग नियुक्त करते हैं। ये महत्वपूर्ण तथ्य के भारत के निर्वाचन आयुक्त के को संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से हटाया जा सकता है, अनुच्छेद 324। दोस्तों इसमें भी विवाद ये है कि जो भारत का निर्वाचन आयुक्त है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, उनको हटाने की प्रक्रिया बहुत ही कठिन है। अर्थात जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है उसी प्रकार इनको हटाया जा सकता है। अर्थात पहले इस पे एक जांच कमेटी बैठेगी, पहले इनके खिलाफ अभियोग आएगा संसद के किसी भी सदन में, उसमें वहाँ अभियोग आ गया, उस पर 50 जो लोकसभा में 100 सदस्य और राज्यसभा में 50 सदस्यों के हस्ताक्षर हों। उसके बाद में क्या, संबंधित सदन का अध्यक्ष वो एक कमेटी, इंक्वायरी कमेटी बैठाएगा। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में इंक्वायरी कमेटी में अगर जो अभियोग हैं वो सही पाए जाते हैं तब संसद में इनके खिलाफ क्या अभियोग लाया जाएगा, तब एक सदन में वोटिंग होगी और वहाँ पर 2/3 बहुमत उपस्थित है और मतदान करने वाला 2/3 बहुमत से पास होगा और उसके बाद में दूसरे सदन में उसी प्रक्रिया से गुजरेगा। तो एक बहुत कठिन प्रक्रिया है, इसीलिए आज तक किसी भी मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया नहीं गया। हालांकि जो 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं उनको हटाने का काम बहुत सिंपल है। उनको जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उनकी सिफारिश के आधार पे ही हटा दिया जाता है, जो कि एक बहुत ही एक कमज़ोर सी व्यवस्था है दोस्तों। इसके अलावा कार्य और शक्तियाँ क्या है इनके देखते हैं हम, फंक्शन एंड पावर क्या क्या है उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इनकी बात करें दोस्तों, प्रशासनिक काम है इसके कुछ। प्रशासनिक काम क्या है, निर्वाचक नामावली तैयार करना, मतदाता सूची तैयार करना एवं अद्यतन करना, अपडेट करना, चुनाव कार्य इलेक्शन शेड्यूल घोषित करता है, मतदान केंद्रों की स्थापना और व्यवस्था करता है और निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति और प्रशिक्षण का काम करता है। आदर्श आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू करने का काम भी करता है दोस्तों। तो ये आप ध्यान रखना। ये सबसे पहले बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट 1971 में लागू किया गया था शायद। तो निर्वाचन नामावली, कोई व्यक्ति 18 वर्ष का हो, उसका नया नाम ऐड करना हो, या फिर कोई व्यक्ति दूसरी जगह चला गया हो, NRI बन गया तो उस लिस्ट में नाम ऐड करना हो, भारत की नागरिकता नहीं रही हो तो उसको वोटर लिस्ट से हटाना हो, या किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो उसको वोटर लिस्ट से हटाना हो, ये सारे काम ये करता है। अभी SIR का जो चल रहा था राजस्थान में, आप सभी को पता है, तो ये सारी चीज़ें समय समय पे ये काम करता है। इसके अलावा चुनाव कार्यक्रम घोषित करता है। जैसे अभी भारत के इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, जो पश्चिम बंगाल है, असम है, तमिलनाडु है, केरल है और कहाँ किया दोस्तों, एक शायद पुदुचेरी है। तो यहाँ 5 जगह क्या किया इन्होंने, अभी इलेक्शन का शेड्यूल है वो घोषित किया है। तो ये काम कौन करता है, भारत का चुनाव आयोग करता है। मतदान केंद्रों की स्थापना, कौन सी जगह मतदान केंद्र होगा और कौन सी जगह मतदान केंद्र नहीं होगा, जो बूथ होते हैं ना, वोटिंग बूथ होते हैं, तो उनकी स्थापना भी यही करता है। उनके, हालांकि चुनाव आयोग के पास विभिन्न बहुत बड़ी कर्मचारियों की फौज नहीं है, ये राष्ट्रपति या राज्यपाल को लिखते हैं कि हमें कर्मचारियों की आवश्यकता है, तो वो इनको कर्मचारी उपलब्ध कराते हैं। तो जैसे जिले में जो सबसे बड़ा जो निर्वाचन अधिकारी होता है जिला कलेक्टर होता है, उसके बाद में ADM, SDM, ARO, RO, रिटर्निंग ऑफिसर वगैरह होते हैं, उसके नीचे के अधिकारी होते हैं। और चुनावों में देखो, निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति और प्रशिक्षण देने का काम करता है। किसी को PRO बनाया जाता है, किसी को सेक्टर ऑफिसर बनाया जाता है, किसी को PO फर्स्ट बनाया जाता है, PO सेकंड, PO थर्ड। तो इस प्रकार दोस्तों ये विभिन्न प्रकार के निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति करने का काम भी करता है। और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हो, इसलिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये लागू करता है कि चुनाव के दौरान जो उम्मीदवार हैं उनको आचरण कैसा रहेगा। हालांकि इस पे भी विवाद है, क्योंकि आजकल चर्चाएं ऐसी चलती है कई बार कि जो सत्तारूढ़ दल है उनके प्रति इनका रुख बहुत ही नरम रहता है दोस्तों। इसके अलावा कुछ इसके पास क्यूसी जुडिशियल पावर भी है, अर्धन्यायिक शक्तियां भी है। राजनीतिक दलों को मान्यता देना एवं रद्द करना, किसी भी राजनीतिक दल को मान्यता देने का काम कौन करता है, भारत का निर्वाचन आयोग करता है। कोई अब भारत में चुनाव बनाने के लिए राजनीतिक दल बनाने की प्रक्रिया क्या है, तो सिंपल सी प्रक्रिया है। आपके पास 10,000 रुपये हों कैश, 10,000 रुपये डिपॉजिट करने पड़ते हैं। इसके अलावा 100 नागरिकों की आधार या फिर मतदाता सूची, जो आपकी वोटर लिस्ट, या फिर बात करें अपने पहचान पत्र है, 100 लोगों का पहचान पत्र, 10,000 रुपये और उनके सिग्नेचर करके आप ले जाओ और अपना राजनीतिक दल गठित करा सकते हो। तो किसी भी पार्टी का जो बात करते हैं उनको मान्यता देने का काम करता है, वो कौन करता है, राजनीतिक दलों को मान्यता देने का काम कौन करता है, चुनाव आयोग करता है। और इनकी मान्यता रद्द करने का काम भी कौन करता है, चुनाव आयोग करता है। आज भारत में लगभग 2200 राजनीतिक दल हैं, 2200 राजनीतिक दल हैं
और विभिन्न पार्टियां, अधिकतर पार्टियां तो ऐसी है जो चुनाव लड़ती नहीं है दोस्तों। एक 15-20 दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी, गुजरात में लगभग 650 राजनीतिक दल हैं जिनकी स्थापना केवल और केवल जो व्हाइट मनी है उसको ब्लैक करने के लिए किया जाता है। क्योंकि एक राजस्थान के भीलवाड़ा में भी एक कोई पार्टी थी, उसने कभी चुनाव लड़ा ही नहीं था, कार्यालय उसका एक दुकान में चल रहा था, और वहीं से मतलब वो कार्यालय खर्च उन्होंने बताया कि 3 करोड़ रुपये साल में कार्यालय खर्च कर दिया। तो ऐसे दल हैं जो केवल और केवल जो व्हाइट मनी है उसको, ब्लैक मनी है उसको व्हाइट करने का काम किया जाता है। तो ये भी एक चीज़ है, ठीक है। तो ये मान्यता देना और रद्द करने का काम ये भी करता है। इसके अलावा कौन से दल राष्ट्रीय दल होंगे, कौन से दल राज्य क्षेत्रीय दल होंगे, और कौन से दल हैं जो मतलब केवल और केवल कोई न तो राज्य होंगे न क्षेत्रीय होंगे, एक सामान्य दल के रूप में पंजीकरण करता है। चुनाव चिन्ह आवंटन करना, सिंबल ऑर्डर 1968, ये 1968 का एक्ट है। इसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के इनके पास चुनाव के चिन्ह हैं जो कि समय समय पर विभिन्न पार्टियों को चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। जिस प्रकार कमल का फूल है वो बीजेपी को अलॉट किया हुआ है, एक हाथ है, हाथ का सिंबल है वो कांग्रेस को अलॉट किया हुआ है, हाथी का सिंबल है वो बसपा को अलॉट किया हुआ है, और एक असम में दूसरी पार्टी को हाथी का सिंबल अलॉट किया हुआ है। इस प्रकार जो साइकिल का सिंबल है वो जो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव वाली है उसको अलॉट किया हुआ है। वहीं बात करें जम्मू कश्मीर में भी एक ऐसी पार्टी है जिसको साइकिल का सिंबल अलॉट किया हुआ है। तो ये विभिन्न प्रकार के सिंबल अलॉट करने का काम भी ये करता है। दल बदल विवादों में निर्णय, अनुसूची 10 या फिर बात करें दल बदल जो अधिनियम है 1985 का, दल बदल अधिनियम 1985 52वां संविधान शोधन, उसके माध्यम से जो कार्रवाई होती है उस पर भी निर्णय करने का काम ये सलाह देता है राष्ट्रपति को वगैरह। इसके अलावा दलों के विभाजन एवं विलय पर निर्णय देता है। दोस्तों आपने देखा होगा कि इसमें महाराष्ट्र में शरद पवार का जो पार्टी थी एनसीपी, ये टूट गई थी, और पार्टी एनसीपी एक तो शरद पवार वाली थी, एक अजित गुट था। तो उन दोनों को फिर संपत्ति किसके, वास्तविक पार्टी किसके अधिकार में होगी, ये सब निर्णय कौन करता है, चुनाव आयोग करता है। इसी प्रकार जो आपके ये उद्धव ठाकरे वाली पार्टी थी, ये पार्टी शिवसेना की टूट हो गई थी, इसके बाद में निर्णय इसी का होता है। राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दलों की मान्यता देने का काम भी कौन करता है, अपना निर्वाचन आयोग ही ये काम करता है। तो ये भी आप ध्यान रखना दोस्तों। इसके अलावा कुछ सलाहकारी का काम भी है इसमें। तो राष्ट्रपति राज्यपाल को निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता पर परामर्श देता है। यदि कोई सदस्य विधानसभा का या लोकसभा का, राज्यसभा का कोई सदस्य ऐसा है जो सदस्य बनने के बाद में उस पर ऐसा एक अभियोग था जिसमें उसको सजा हो गई है, या फिर उसने दल बदल के मामले में कोई दल बदल का आरोप लग गया और वो सिद्ध हो गए, तो ऐसी सिचुएशन में सबसे दल बदल वाले में तो जो सदन का अध्यक्ष होता है वो निर्णय करता है, लेकिन जो सामान्य मामले जिसमें अयोग्य हो जाता है, अयोग्यता का परामर्श होता है, तो वो परामर्श कौन देता है, भारत का निर्वाचन आयोग देता है। अनुच्छेद 103 के अनुसार भारत का निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति को लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को हटाने के लिए जो भी सुझाव देता है, तो उसका राष्ट्रपति इसकी सलाह के अनुसार काम करने के लिए बाध्य है। वहीं 192 के अनुसार दोस्तों जो राज्यपाल को ये सलाह देता है, राज्यपाल को सलाह क्या देता है कि राज्य विधानमंडल का कोई भी सदस्य अयोग्य हो तो उसके प्रश्न पे इस चुनाव आयोग के, भारत निर्वाचन आयोग की सलाह के अनुसार राज्यपाल को काम करना पड़ता है। तो ये 2 अनुच्छेद भी आप ध्यान रखना। इसके अलावा सांसदों विधायकों के दल बदल के में अभिमत देना, दल बदल का मामला होता है उसमें भी इनकी राय ली जाती है। हालांकि उसमें जो पावर दी गई है वो संबंधित सदन के अध्यक्ष को पूरी पावर दी गई है। इसके अलावा ये कुछ प्रशासनिक काम भी करता है। प्रशासनिक काम चुनाव कार्यक्रम घोषित करता है, ये अनुच्छेद 324 के अनुसार अधीक्षण निर्देशन का काम करता है। इनके कुछ अर्धन्यायिक काम भी है, दलों को मान्यता एवं चिन्ह आवंटन करना, ये सिंबल ऑर्डर 1968 ये आई। सलाहकारी काम, अयोग्यता पर ये सलाहकार भाई जो ये अनुच्छेद 103 और 192 के तहत सलाह देता है, तो ये अयोग्यता पर सलाहकार निर्णय, लेकिन इनकी राय बाध्यकारी होती है। अनुच्छेद 103 और 192 विनियामक काम करता है, कुछ आदर्श आचार संहिता लागू करना, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत ये सब चीज़ें। दंडात्मक चुनाव रद्द करना, कई बार चुनाव रद्द भी कर देता है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत इनको पावर दी गई है। यदि किसी बूथ पे बूथ कैप्चरिंग हुई या फिर ईवीएम हैक लूट ली है, या फिर वहाँ पर चुनाव शांतिपूर्ण मतदान नहीं हुआ है, लोगों को वोट डालने नहीं दिया गया है, या फिर हिंसा हो गई है, या किसी जो उम्मीदवार है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में चुनाव को स्थगित करना, चुनाव को दोबारा कराना, या फिर उस चुनाव को रद्द घोषित करना, ये सारे के सारे काम भारत का निर्वाचन आयोग करता है दोस्तों। चुनाव सुधार के प्रयास भी कई बार भारत में हुए हैं। तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950-51 है, उस मतदाता सूची संबंधी है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है जो कि चुनाव प्रक्रिया संबंधित है। और इसके अलावा ईवीएम, सबसे पहले ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन 1982 से प्रयोग किया गया। 2004 से पूरे भारत में सभी जो आम चुनाव थे उसमें ईवीएम का प्रयोग किया गया। 2004 का लोकसभा चुनाव था जिसमें पूरे भारत में ईवीएम का प्रयोग किया गया।
पहली बार ईवीएम का प्रयोग 1982 में केरल के एक सीट पे किया गया था दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में वीवीपैट है, इसका भी उपयोग वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल है, इसका भी प्रयोग 2014 से 80 का और 2019 से पूर्ण रूप से होता है। इसका एक ईपिक 1993 से ईपिक जो पहचान पत्र है, ईपिक नंबर उसमें दिए जाते हैं, ठीक है। तो पहचान पत्र पर उस पर ईपिक नंबर होते हैं, यूनिक नंबर होते हैं, तो वो भी ये 1993 से देने का काम करे ताकि धांधली नहीं हो, ईपिक नंबर का को मिला लिया जाए, ये सब चीज़ें। इसके अलावा प्रशासनिक सुधार भी इन्होंने कुछ किए। तो प्रशासनिक नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल इन्होंने ऑनलाइन पंजीकरण है ये लागू किया है। सी विजिल ऐप आचार संहिता के दौरान यदि आपको किसी प्रकार की आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत करनी है, चाहे सरकारी कर्मचारी हो चाहे फिर और उम्मीदवार हो, तो सी विजिल ऐप ये नागरिकों के लिए है। इस पर व्यक्ति क्या कर सकता है, शिकायत कर सकता है। नो योर कैंडिडेट ये ऐप भी इन्होंने जारी वो लॉन्च किया था। मतदाता जागरूकता हेतु स्वीप कार्यक्रम सिस्टमेटिक वोटिंग सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्ट्रोल पार्टिसिपेशन कार्यक्रम इन्होंने लॉन्च किया था। ये भी मतदाता जागरूकता के लिए काम किया है। तो इस प्रकार हमारा जो चुनाव आयोग है ये विभिन्न प्रकार के समय समय पे मतदाता जागरूकता या चुनाव सुधार के लिए भी काम करता है। हालांकि अपने चुनाव आयोग पे आजकल बहुत ज़्यादा आरोप भी लग रहे हैं। हालांकि एक तो वो जो डिलीटेशन वाला एक पीछे लीडर ऑफ अपोजिशन है उन्होंने आरोप लगाया था, और इसके अलावा और भी विभिन्न प्रकार के आरोप लगाए जो कि बहुत ज़रूरी है। दोस्तों एक टीएस सेशन भारत के निर्वाचन आयुक्त हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, वो कहते थे कि नाश्ते में नेताओं को खाते थे। ऐसा क्यों कहते थे? क्योंकि टीएस सेशन बहुत सख्त निर्वाचन आयुक्त हुए हैं, और वास्तव में देखा जाए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आदर्श आचार संहिता का पालन किसी व्यक्ति ने करवाया है तो वो टीएस सेशन साहब ने करवाया है। क्योंकि उनके समय उन्होंने बिहार में जब चुनाव हो रहे थे, लालू जी उस टाइम वहाँ के मुख्यमंत्री थे, और वहाँ पर शांतिपूर्ण मतदान नहीं हो रहा था, तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि मैं चुनाव रद्द कर सकता हूँ, चुनाव स्थगित कर सकता हूँ। और नेताओं के अकॉर्डिंग नहीं चलते थे दोस्तों, ये उन पे कभी ये आरोप नहीं लगी कि सत्तारूढ़ पार्टी के अकॉर्डिंग वो चल रहे हैं। तो ऐसे एक मतलब सख्त प्रशासक की जरूरत होती है, तब निष्पक्ष चुनाव होता है। वरना कई बार क्या होता है कि एक मतलब जो पक्षपात करने वाला व्यक्ति है, एम्पायर जब खेल में पक्षपात करने लगता है तो फिर खेल का परिणाम है वो एक एम्पायर खेल के परिणाम का एक हिस्सा होता है, खेल का परिणाम बदल सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर जो व्यक्ति आते हैं वो बहुत ही निष्पक्ष और अच्छे सख्त प्रशासक होने चाहिए टीएस सेशन की तरह, ताकि उस समय भारत के निर्वाचन आयोग की पहले इतनी साख नहीं थी, उस समय पूरी दुनिया में भारत के निर्वाचन आयोग की क्या हो गई थी, एक अच्छी साख हो गई थी, और विदेशों से भारत के निर्वाचन के लिए स्टडी करने के लिए जो डेलीगेशन थे वो तक आते थे। तो ऐसी चीज़ थी दोस्तों। हाँ, आगे बात करते हैं। विभिन्न समितियाँ भी बनी हैं जिन्होंने हमें समय समय पे चुनाव सुधार से संबंधित सुझाव दिए हैं। तो विभिन्न समितियां कौन सी है? तारकुंडे समिति 1974 में बनी थी, जो कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुधार के लिए इन्होंने सुझाव दिए थे। ये दोस्तों ये समितियां हैं, कई बार रीट जैसे एग्जाम है, जो रीट एग्जाम है इस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इस एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो आप ये समितियां ध्यान रखना, कौन सी समिति कब बनी, आपको मिलान करने वाले क्वेश्चन भी आ जाएंगे कई बार, तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन वहाँ भी आते हैं, ठीक है। तो तारकुंडे समिति 1974 में बनी थी, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुधार की इन्होंने बात कही थी। उसके बाद में दिनेश गोस्वामी समिति बनी थी, जो कि 1990 में बनी थी। इन्होंने दल बदल और आचार संहिता को लेकर इन्होंने सुझाव दिए थे। तो आप ये ध्यान रखना, कई बार ये आपसे मिलान भी कर लेंगे, फिर कई बार क्रम भी पूछ लिया जाता है कि पहले कौन सी समिति बनी थी, तो ये भी ध्यान रखना। दिनेश गोस्वामी समिति 1990 में थी। उसके बाद में वोरा समिति 1993 में बनी थी, जिसने राजनीति में अपराधीकरण और चुनाव सुधार की बात करी थी। वोरा समिति थी जिसने एक सुझाव दिया था कि भारतीय राजनीति में जो चुनाव होता है उसके दौरान भारतीय राजनीति में क्रोनी कैपिटलिज्म बढ़ता जा रहा है। क्रोनी कैपिटलिज्म क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर एक पॉलिटिशियन बैठा है, यहाँ पर एक ब्यूरोक्रेट बैठा है, और यहाँ पर एक जो उद्योगपति है वो बैठा है, इंडस्ट्रियलिस्ट बैठा है। तो इन तीनों लोगों के बीच में सांठगांठ होती है। क्या सांठगांठ होती है? ये जो ब्यूरोक्रेट है, ये जो उद्योगपति है, ये इधर से पैसा पहुंचाता है या इन चुनाव में फंडिंग करता है, ये चुनाव में क्या करता है? फंडिंग करता है। और चुनाव जीतने के बाद में आप सभी को पता है भारत की डेमोक्रेसी है या फिर किसी भी डेमोक्रेसी में वास्तविक पावर किसके पास होती है? जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनके पास होती है। जनता का बहुमत किनके पास होता है? जनप्रतिनिधियों के पास होता है। तो ब्यूरोक्रेसी तो वो काम करेगी ना जो सरकार कहती है। तो फिर ये क्या करते हैं, ये इन जो उद्योगपति हैं इनके पक्ष में नीतियां बनाते हैं, इनके पक्ष में इनको काम करने के लिए यहाँ पर प्रेशर भी डाला जाता है। तो इन तीनों का एक मिलके क्या बन चुका है? एक क्रोनी कैपिटलिज्म एक तंत्र बन चुका है। इस तंत्र से लोकतंत्र को खतरा है। और ये फिर क्या करते हैं? ये फिर
टेंडर अलॉट होते हैं वहाँ पर ये फिर चुनाव में फंडिंग करते हैं और हर जगह इनको एक गलत फायदा पहुँचाने की कोशिश की जाती है, जिससे लोकतंत्र को सबसे ज़्यादा नुकसान है और इसमें इसे ही राजनीति का अपराधीकरण कहते हैं। तो वोरा समिति ने 1993 में बनी थी, इसने राजनीति में अपराधीकरण के लिए इन्होंने कुछ सुझाव दिए थे, इस चीज़ों को कम कैसे, इस क्रोनी कैपिटलिज्म के सिस्टम को तोड़ के इसको राजनीति में अपराधीकरण कम किया जा सकता है। तो ये वोरा समिति थी, इसने सुझाव दिए थे दोस्तों। इसके अलावा इंद्रजीत गुप्त समिति भी बनी थी। इंद्रजीत गुप्त समिति 1998 में बनी थी, चुनाव में राज्य का वित्त पोषण हो। इंद्रजीत गुप्त समिति ने एक बात बोली थी कि चुनाव जितने भी हों वो उम्मीदवार की बजाय सरकारी खर्च पे हो, सरकार को पूरे चुनाव का खर्च वहन करना चाहिए। एक उम्मीदवार को, सब उम्मीदवारों को बराबरी, जो मतलब एक चुनाव में निष्पक्षता बनी रहे और चुनाव में जो धनबल और भुजबल का प्रयोग को रोकने के लिए पूरा का पूरा चुनाव गवर्नमेंट स्पॉन्सर करे। तो ऐसी बात भी दोस्तों इंद्रजीत गुप्त समिति जो कि 1998 में बनी थी इन्होंने कही थी। इसके अलावा विधि आयोग 117वीं रिपोर्ट है 1999 की, चुनाव प्रक्रिया में व्यापक सुधार के लिए इन्होंने भी कुछ सुझाव दिए थे। उसके अलावा जो भारत के सुप्रीम कोर्ट के जज थे वेंकटचलैया साहब, इनकी अध्यक्षता में भारतीय संविधान का समीक्षा आयोग बना था। इसने बहुत व्यापक स्तर पर संविधान में समीक्षा करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय बना था। इन्होंने एक रिपोर्ट दी थी, तो वो बहुत बड़ी रिपोर्ट थी जिसमें भारतीय संविधान में बहुत महत्वपूर्ण इन्होंने चीज़ें सुधार के लिए बात संविधान में और चुनाव सुधार से संबंधित चीज़ें बताई थी। संवैधानिक सुधार के लिए वेंकटचलैया आयोग भी इसको कहा जाता है और इसके आरोप अटल बिहारी वाजपेयी पे ये लगे थे कि संविधान में चेंज करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जो कि आज तक बीजेपी पे आरोप लगते आ रहे हैं। और हालांकि 2024 का लोकसभा चुनाव था, इसमें अब की बार 400 पार के नारे के साथ चीज़ें यही थी कि ये संविधान को बदलना चाहते हैं, तो ये आरोप उस टाइम भी दोस्तों लगे थे। सेकंड जो ARC था द्वितीय प्रशासनिक सुधार, वीरप्पा मोइली आयोग जो 2005 में बना था, इसने 9-10 में रिपोर्ट दी थी। चुनाव को संवैधानिक दर्जा, चुनाव आयोग को संवैधानिक दर्जा तो है ही, तो इसके बारे में चर्चा की। एक तनखा समिति बनी है दोस्तों, विधि आयोग की रिपोर्ट है 2015 में, चुनाव कानूनों का संहिताकरण करना चाहिए। तो ये आप ध्यान रखना, विभिन्न प्रकार की समितियाँ। तारकुंडे समिति 1974 में बनी थी, दिनेश गोस्वामी समिति 1990 में, वोरा समिति 1993 में। ये समिति बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इंद्रजीत गुप्त समिति 1998 में, विधि आयोग की रिपोर्ट 1999, संविधान समीक्षा आयोग 2001, द्वितीय प्रशासनिक सुधार 2005, और ये सब चीज़ें आप ध्यान रखना, ठीक है। विवाद के मुद्दे कौन से हैं? वर्तमान में जो भारत के निर्वाचन आयोग है इसको लेकर विभिन्न प्रकार के विवाद के क्षेत्र भी हैं दोस्तों। तो विवाद के क्षेत्र कौन कौन से हैं? संरचनात्मक विवाद क्या है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाम अन्य आयुक्त हटाने की प्रक्रिया में असमानता। जो भारत का मुख्य निर्वाचन आयोग है, आयुक्त है, उनको हटाने के लिए एक प्रक्रिया है। उनको हटाने के लिए क्या प्रक्रिया है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए वही प्रक्रिया है जो भारत के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया है। लेकिन भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त CEC के कहने पे 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं, उनको राष्ट्रपति बिना किसी प्रक्रिया के हटा देता है। तो इसमें भी थोड़ा क्या है, भेदभाव है दोस्तों, ठीक है। नियुक्ति प्रक्रिया कार्यपालिका को एकाधिकारी भूमिका है, स्वतंत्रता का प्रश्न भी है, सरकारी प्रभाव से मुक्त। कल ही जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस नागरत्ना मैम है, तो उन्होंने एक बात बोली है। उन्होंने बात बोली कि निर्वाचन आयोग को बहुत ही क्या होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, क्योंकि संस्थाएं लोकतंत्र में विभिन्न जो संवैधानिक संस्थाएं होती है वो एक दूसरे पे निगरानी रखने का काम करती है, तभी चीज़ सही से हो सकती है। जैसे भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है या फिर न्यायपालिका है, वो यदि चुनाव आयोग या फिर केग या फिर संसद पे, इन सब पे निगरानी रखते हैं तो चीज़ें ये भी ठीक से काम करेंगे। और संसद है वो न्यायपालिका की चीज़ों पर थोड़ी सी निगरानी रखती है, या हमारे जनप्रतिनिधि बहुत ज़्यादा क्या जवाबदेह होते हैं, तो वहाँ पर जरूरत नहीं पड़ती उनको इंटरफेयर करने की। इसके अलावा जो चुनाव आयोग है, केग है, वो संसद के जो भारत सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार का खर्चा किया जाता है उसकी रिपोर्ट में धांधली नहीं करे या फिर वो निष्पक्षता से रखे, तो वो भी चीज़ सही है। तो ये सब चीज़ें इन्होंने कही है। तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात हो गई। नियुक्ति प्रक्रिया में क्या है, एकाधिकार भूमिका है दोस्तों। भारत का जो निर्वाचन, सबसे पहली बात तो है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाम अन्य निर्वाचन आयुक्त। जो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनको हटाने के लिए, जो उनको CEC है भारत के, उनको हटाने के लिए जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया बहुत ही कठिन प्रक्रिया है। वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के समान प्रक्रिया है, जिसमें सबसे पहले क्या आएगा, इनके 50 या 100 सदस्य है। लोकसभा में 100 सदस्य, लोकसभा में 100 और राज्यसभा में 50 सदस्य। ये एक प्रस्ताव लेके आएंगे। प्रस्ताव आने के बाद में क्या करेगा, एक कमेटी का गठन होगा। कमेटी क्या करेगी, कमेटी में यदि अभियोग आरोप लग गए, सही हो गए, उसके बाद में किसी सदन में क्या आएगा, अभियोग इन पे चलाया जाएगा, अभियोग चलाया जाएगा। और अभियोग चलाने के बाद में जो विशेष बहुमत के माध्यम से मतदान करने वाले सदस्य हैं, विशेष बहुमत से प्रत्येक सदन में अलग अलग तरीके से यहाँ से पास होगा। फिर यही बात दूसरे सदन में जाएगी और दूसरे सदन से फिर क्या करेंगे, भारत के राष्ट्रपति इनको
हटाने का काम करें, तो ये बहुत कठिन प्रक्रिया है। हालांकि जो सीईसी की बजाय जो दूसरे 2 और इलेक्शन कमिश्नर है इनको हटाने का काम बहुत ईजी है। ये सीईसी की सिफारिश करेंगे, किसको करेंगे? भारत के राष्ट्रपति को सिफारिश करेंगे और राष्ट्रपति इनको आसानी से हटा देंगे, तो ये भेदभाव है। दूसरा ये है कि इनकी नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर कार्यपालिका की एकाधिकारी भूमिका। वर्तमान में इनकी नियुक्ति हो रही है, वो कैसे हो रही है? वर्तमान में नियुक्ति हो रही है, एक जो समिति है और इस समिति में कौन है? भारत के पीएम है, इसके अलावा गृह मंत्री है, इसके अलावा लीडर ऑफ अपोजिशन है। तो ये 3 लोग हैं, इनके द्वारा गठित एक समिति है। इस समिति की सिफारिश पे भारत के राष्ट्रपति क्या करते थे? इनकी नियुक्ति करते हैं। और इनमें देखो आप बहुमत से निर्णय लेती है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तो एक ही हो गए भाई, एक ही पार्टी के लोग हो गए। अभी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, तो ऐसा थोड़ी होता है, इनके विचारों में डिफरेंस नहीं है यहाँ पर। तो ये एक ही व्यक्ति को नियुक्त करना चाहेंगे, तो लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी की चलती कितनी के। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है, यहाँ पर जो अपने जो अपॉइंटिंग कमेटी है, इनको नियुक्ति करने वाली समिति है, इसमें निष्पक्ष लोग होने चाहिए। इसमें एक सुप्रीम कोर्ट या फिर अपनी न्यायपालिका का प्रतिनिधित्व, जिस प्रकार 2023 का जो अनूप बर्णवाल केस था उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि जो नियुक्ति कमेटी होगी उसमें सीजीआई होगा, भारत का प्रधानमंत्री होगा और लीडर ऑफ अपोजिशन होगा। अब 3 लोग हो गए, तीनों क्षेत्र से, एक सरकार का आदमी होगा, एक विपक्ष का आदमी होगा, एक न्यायपालिका का आदमी होगा। तो ऐसी सिचुएशन में भेदभाव या फिर अपने पक्ष का आदमी नियुक्त करने की संभावनाएं कम हो जाती है। एक निष्पक्ष व्यक्ति का चुनाव होना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो ये फिर भारत की सरकार ने क्या किया, इसमें चेंज करके क्या, पुरानी प्रक्रिया जिसमें प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और गृह मंत्री वाली समिति नियुक्ति करती है, ये सब चीजें स्वतंत्रता का प्रश्न भी है, सरकारी प्रभाव से मुक्त होना चाहिए। टीएस शेषन साहब के समय जो चुनाव आयोग था वो उसकी एक सख्त छवि थी, इसकी एक मतलब निष्पक्ष आयोग की छवि थी, वो छवि नहीं रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। कार्यात्मक विवाद भी कुछ होते रहते हैं। ईवीएम हैकिंग का विवाद होता रहता है। विपक्षी दलों द्वारा बार बार ये चीज़ उठाई जाती है कि राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि ईवीएम हैक हो रही है, वोटर लिस्ट में नाम ऐड किए जा रहे हैं, डिलीट किए जा रहे हैं, वो सब चीज़ें चलती रहती है। आदर्श आचार संहिता का परिवर्तन सत्तारूढ़ दल पर नरम रहेगा। जो आजकल आपने देखा होगा, ऐसे विपक्ष के नेताओं के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि आदर्श आचार संहिता है, उसमें क्या जो विपक्ष के दल हैं उन पे तो कार्रवाई हो जाती है, उल्लंघन के मामले में उन पे तो कार्रवाई होती है, लेकिन जो सत्तारूढ़ दल हैं, उनके नेता, प्रधानमंत्री, उन पे वो कुछ भी बोल जाते हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। चुनावी बॉन्ड सिस्टम था 2016 में, अरुण जेटली वित्त मंत्री थे उस टाइम, जो इलेक्शन बॉन्ड सिस्टम लेके आए थे, इनको फिर 2023 में सुप्रीम कोर्ट के जो चंद्रचूड़ साहब थे उन्होंने इनको असंवैधानिक घोषित किया था। तो ये भी पारदर्शिता का प्रश्न था, क्योंकि उसमें लगभग 85% प्लस जो बॉन्ड थे वो किसी एक पार्टी को मिल रहे थे, बीजेपी पार्टी को मिल रहे थे। तो यहाँ भी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी दोस्तों। इसके अलावा मतदाता सूची से नाम हटाना अव्यवस्था, चुनाव आयोग बनाम सरकार, चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध, ये मामला भी चलता रहता है। 2023 में उच्चतम न्यायालय ने अनूप बर्णवाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया मामले में CCMEC की नियुक्ति हेतु एक कमेटी का गठन किया, जिसमें पीएम होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन होगा और सीजीआई शामिल थे। बाद में संसद ने कानून बनाकर सीजीआई को इस कमेटी से हटा दिया था। तो ये चर्चा भी कई बार चलती रहती है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय, जो चुनाव आयोग पे को लेकर विभिन्न प्रकार के निर्णय भी आए हैं। मोहिंदर सिंह गिल वर्सेज चीफ इलेक्शन कमीशन 1978 का ये विवाद है, और इस विवाद में आयोग की 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आयोग की शक्तियां व्यापक है, केवल अनुच्छेद 324 पूर्ण नहीं है। इसने जो ये तो ध्यान रखना थोड़ा सा। इंदिरा गांधी वर्सेज राजनारायण 1975 का मामला है। निष्पक्ष चुनाव संविधान का मूल ढांचा है। तो हालांकि निष्पक्ष चुनाव है, उस संविधान का मूल ढांचा सरकार ने घोषित कर रखा है, उसके बावजूद निष्पक्ष चुनाव कराना एक बड़ी चुनौती है। राजनारायण का केस क्या था? 1971 का जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रही थी। वहीं पर समाजवादी पार्टी के नेता थे जो सामने चुनाव लड़ रहे थे, राजनारायण। और राजनारायण ने आरोप क्या लगाया? राजनारायण ने आरोप ये लगाया कि इंदिरा गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान जो प्रशासनिक मशीनरी है उसका दुरुपयोग किया था। और उसके बाद में वो मामला पूरा इलाहाबाद हाईकोर्ट में कार्रवाई चली थी, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आई थिंक 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जगमोहन लाल सिन्हा के द्वारा ये निर्णय दिया गया, जिसमें इंदिरा गांधी पे आरोप था कि इंदिरा गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान जो IAS अधिकारी हैं या फिर जो प्रशासनिक मशीनरी है उनका दुरुपयोग किया था, अपने पक्ष में प्रचार करने के लिए सरकारी शक्तियों का दुरुपयोग किया था। वो आरोप सही पाया गया, और 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जगमोहन लाल सिन्हा की बेंच ने इंदिरा गांधी का लोकसभा चुनाव क्या कर दिया? रद्द घोषित कर दिया, 0 शून्य घोषित कर दिया। ऐसी सिचुएशन में अब संकट ये आ गया था
कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहेगी या नहीं रहेगी। और इसी की पूरी जो पृष्ठभूमि थी दोस्तों, इसमें फिर 25-26 जून 1975 को देश में आपातकाल लगा था। तो ये पूरा राजनारायण का केस था। इस केस में भारत का सर्वोच्च न्यायालय कह चुका है कि निष्पक्ष चुनाव है वो संविधान का मूल ढांचा है, इसको आप बदल नहीं सकते हो, लेकिन व्यवहार में चीज़ें कितनी होती है, क्या होती है, ये चीज़ें भी अपने के लिए देखने की जरूरत है। हालांकि ये चीज़, और ये राजनारायण थे, ये पहले इंदिरा गांधी के खिलाफ थे। 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार गिराने का काम किया था, इन्हीं राजनारायण ने किया था। जिस राजनारायण की इंदिरा गांधी से बिल्कुल नहीं बनती थी, इंदिरा गांधी को का चुनाव रद्द करवा दिया था, वही राजनारायण 1979 में फिर मोरारजी देसाई की सरकार को हटाने और चौधरी चरण सिंह को कांग्रेस का समर्थन दिलाने में जो बोल सकते हो मीडिएटर का काम किया था, इन्हीं राजनारायण ने किया था, क्योंकि बाद में इनकी संजय गांधी के साथ बहुत अच्छी बनने लग गई थी। एक है एस सुब्रमण्यन बालाजी वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु का 1994 केस है। इसमें ये बोला कि मुक्त वस्तुओं का वादा भ्रष्ट आचरण नहीं है। दोस्तों आजकल ये जो फ्री बीज वाला सिस्टम चल रहा है, चुनाव में फ्री बीज सिस्टम चल रहा है, जिसके तहत हम बोलते हैं कि अपना सुप्रीम कोर्ट भी बार बार ये कह चुका है कि ये फ्री बीज सिस्टम है, ये देश की इकोनॉमी के लिए घातक है, क्योंकि विभिन्न राज्य सरकारों पे जो कर्जा है जीडीपी का वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और सरकार जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो तो सरकार का कम रह जाता है। सोशल वेलफेयर स्कीम है या फिर जो डायरेक्ट बेनिफिट कैश ट्रांसफर वाली चीज़ है, तो उनमें बहुत ज़्यादा खर्च कर रही है। इवन आपने देखा होगा कि असम की सरकार ने भी अभी किसी योजना के तहत महिलाओं को पैसा दे दिया, या फिर बिहार में 10-10 हज़ार रुपये का कैश दिया गया था, या फिर राजस्थान में जो इंदिरा गांधी स्मार्टफोन मोबाइल वितरण योजना के माध्यम से मोबाइल दिया गया था, या फिर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भी अभी कुछ घोषणाएं कर रही है। मध्य प्रदेश और जो महाराष्ट्र की लाडकी या लाडली बहना योजना, इसके तहत भी कैश दिया गया। तो ये चीज़ें हैं, ये उस टाइम 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने कही थी कि ये भ्रष्टाचार आचरण नहीं है, लेकिन वर्तमान में कहीं न कहीं हमारी जीडीपी के लिए बहुत ज़्यादा घातक बन चुकी है दोस्तों। ठीक है, तो ये विभिन्न प्रकार के। इसके अलावा एसोसिएशन फॉर एडीआर की जो एडीआर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2002 का जो मामला है, इसमें उम्मीदवार का आपराधिक एवं संपत्ति की जानकारी अनिवार्य है। पहले क्या होता था, अब जो कोई उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है तो उसको अपनी संपत्ति या फिर अपनी शैक्षणिक योग्यता या फिर अपने पास कितना कर्जा है, कितनी चल संपत्ति है, उनका ब्यौरा देना आवश्यक नहीं था। अभी सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के इस केस के बाद में ये स्पष्ट किया कि उम्मीदवारों का एक है संवैधानिक अधिकार है, ये राजनीतिक अधिकार है कि वो अपने जनप्रतिनिधि या अपने उम्मीदवार के बारे में सारी जानकारी उनके पास होना चाहिए। इससे ट्रांसपेरेंटी बढ़ेगी, इससे अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। इसलिए 2002 से क्या हो रहा है, उम्मीदवार की आपराधिक एवं संपत्ति की जानकारी एक जो फॉर्म भरते हैं उसमें ये सारी जानकारी देना भी कंपलसरी कर दिया गया है। पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज, ये 2004 का ईवीएम की वैधता पर बरकरार रहेगी। और लिली थॉमस केस था दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस था 2013 का, 2 सांसद विधायक तत्काल अयोग्य होगा। लिली थॉमस केस क्या था, 2013 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने लिली थॉमस केस के माध्यम से डिसीजन दिया था कि कोई भी व्यक्ति जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 था उसकी धारा 8 का सब क्लॉज 4 था, उसको भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने क्या घोषित कर दिया था, इलीगल घोषित कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया, क्योंकि उसमें उन लोगों को भी वो संरक्षण दे रहा था जिनको 2 वर्ष से अधिक किसी आपराधिक या किसी मामले में सजा हो गई, फिर भी वो अपने पद पे बने हुए। तो लिली थॉमस केस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, किसी व्यक्ति को 2 वर्ष से अधिक की यदि सजा हो गई है आपराधिक या फिर सिविल मामलों में, तो उसकी तुरंत क्या होगी, वो संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं रह सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में उस टाइम यूपीए की सरकार थी, यूपीए 2 मनमोहन सिंह सरकार थी। सुप्रीम कोर्ट के इस लिली थॉमस वाले केस के निर्णय को बदलने के लिए वो क्या लेके आए, वो लेके आए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 संशोधन विधेयक 2013 लेके आए। और उस विधेयक को राहुल गांधी ने संसद में क्या कर दिया, फाड़ दिया था कि मैं ऐसे विधेयक के पक्ष में नहीं हूँ। और इसी वजह से जया बच्चन है या फिर लालू प्रसाद यादव है, बहुत से लोगों की क्या संसद सदस्यता चली गई थी। और उसी मामले में यदि वो कानून लागू होता तो फिर राहुल गांधी 2023 में सदस्यता गई थी राहुल गांधी की, नहीं जाती। और इसी मामले में राहुल गांधी की सदस्यता भी बाद में गई थी एक बार, और उसके बाद में उपचुनाव में वो जीत के आए थे। ये सारी चीज़ें थी दोस्तों। उसके अलावा सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेज इलेक्शन कमीशन इंडिया 2013 नोटा का अधिकार दिया गया था। इसके अलावा अनूप बर्णवाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस था 2023 का। इसमें सीईसी की नियुक्ति पीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन और सीजीआई की समिति के द्वारा की जाएगी, जिसको 2023 में भारत की संसद के द्वारा इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदल के क्या कर दिया गया। उसके बाद में एक ऐसा निर्णय लेके आए जो पहले की तरह इसको, जो पीएम था, लीडर ऑफ अपोजिशन था,
और भारत का गृह मंत्री था। इनके अध्यक्षता में जो गठित समिति है वो क्या करेगी, अब नियुक्ति करेगी। तो इस निर्णय को बदल दिया। तो अनूप बर्णवाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस है वो 2023 का है, और वो भारत में इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण केस है। ठीक है, ये ध्यान रखना। एडीआर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ये जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड था इससे संबंधित 2024 का केस था। इसमें चुनावी बॉन्ड योजना को जो चंद्रचूड़ साहब उस टाइम सीजे थे, इन्होंने असंवैधानिक घोषित कर दिया था। 2016 में इलेक्शन चुनावी बॉन्ड स्कीम आई थी, जिसके तहत क्या हुआ था, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति गुप्त रूप से अपना इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से किसी भी पार्टी को डोनेट कर सकता है। ये आरटीआई से भी बाहर है दोस्तों। हालांकि 2024 में क्या कर दिया, चुनावी बॉन्ड योजना अब क्या कर दी, असंवैधानिक घोषित कर दी गई है। इसके अलावा अब थोड़ा सा हम देख लें राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग भी क्या काम करता है। तो राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग है, इसकी संवैधानिक स्थिति क्या है, 73वां और 74वां संविधान शोधन 1992-93 के माध्यम से भारत के जो राज्यों में समय समय पे चुनाव कराने के लिए पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया, और उसके तहत एक राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था भी की गई है। अनुच्छेद 243 के पंचायती राज नगर पालिकाओं के चुनाव हेतु निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। 73वें संविधान शोधन 1992 के तहत पश्चात प्रत्येक राज्य में राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना अनिवार्य की गई। राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना 1994 में की गई। जुलाई 1994 में राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। इसमें कुछ विभिन्न अनुच्छेद है। अनुच्छेद 243 के ये राज्य निर्वाचन आयोग की संरचना एवं कार्य की बात करता है, एक सदस्यीय आयोग होता है। अनुच्छेद 243 जेड ये नगर पालिका चुनावों के अधीक्षण की बात करता है, और 243 सी है जो पंचायतों की संरचना की बात करता है, पंचायतों की संरचना कैसी होगी, और 243 डी है ये स्थानों का आरक्षण की बात करता है, SC ST और महिला को आरक्षण इसमें दिया गया है, इनकी बात भी ये करता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अरे ओमपाल, दोस्तों भारत के संविधान में अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत छोड़ा गया था कि राज्य समय समय पर कानून बना के पंचायतों को शक्तियां देगा, और उसी के तहत आप सभी को बताया 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदरी से भारत के पहले प्रधानमंत्री ने पंचायती राज की शुरुआत कर दी थी। लेकिन पंचायतों के लिए एक संवैधानिक ढांचा होने की आवश्यकता थी, क्योंकि न तो पंचायतों को प्रॉपर फंड मिल रहा था, नए पंचायतों के लिए कोई एक प्रॉपर ढांचा था, और नई पंचायतों के प्रॉपर चुनाव हो रहे थे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो, तो भारत में काफ़ी बार ये प्रयास हुए। राजीव गांधी की सरकार में 64वां और 65वां विधेयक के माध्यम से भी प्रयास हुआ, लेकिन फाइनली 73वां और 74वां संविधान शोधन 1992 नरसिम्हा राव की सरकार ने क्या किया, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के उद्देश्य से संविधान में 73वां और 74वां संविधान शोधन किया, जिसके तहत ये चीज़ अब पंचायतों के चुनाव समय पर हो, इसके लिए क्या किया गया, इसी 73वें और 74वें संविधान शोधन के माध्यम से एक चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई, राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई, जिसकी राजस्थान में स्थापना जुलाई 1994 में हुई थी। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ये एक सदस्यीय आयोग है। 243 के तहत पंचायती राज एवं नगर पालिकाओं के चुनाव हेतु राज्य निर्वाचन आयोग होगा। 73वें 74वें संविधान शोधन 1992 के पश्चात प्रत्येक राज्य में राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना अनिवार्य की गई, और राजस्थान में इसकी स्थापना 1994 में की गई। 243 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग की संरचना एवं कार्य ये बताया गया है, और ये 243 जेड के तहत नगर पालिकाओं के चुनाव भी काम कराने का काम करेगा। 243 के और 243 जेड ये चीज़ थी। इसके अलावा 243 सी ये पंचायतों की संरचना की बात करता है, और 243 डी है ये स्थानों का आरक्षण, SC ST महिला को ये क्या आरक्षण देना होगा, और SC ST को तो इनकी जनसंख्या के अनुपात में, और महिला को 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई। हालांकि राजस्थान सहित लगभग 20 से 21 राज्य ऐसे हैं जहां पर महिला आरक्षण 50% तक पहुंच गया है दोस्तों, और इसीलिए महिला सशक्तिकरण की भूमिका में ये पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा या आरक्षण की व्यवस्था ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है अपनी। राज्य निर्वाचन आयोग क्या काम करता है, ये इनके पास पावर क्या है, ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं। तो राज्य निर्वाचन आयोग क्या काम करता है, इनकी राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल महोदय करते हैं। ठीक है, इनको हटाते कैसे हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है, क्योंकि इतना सेंसिटिव काम है कि इसको ऐसे हटाया नहीं जा सकता है। तो इनको कैसे हटाया जाएगा, इनको हाईकोर्ट के न्यायाधीश की भांति हटाया जाएगा, अर्थात महाभियोग प्रक्रिया जैसी प्रक्रिया है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी है, पहले वो ऐसे सेवा शक्ति नियुक्ति के बाद अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इनकी नियुक्ति होने के बाद में इनकी सेवा हो या फिर इनके पेंशन हो या फिर इनके वेतन हो, उसमें किसी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इनके कार्य और शक्तियाँ क्या क्या है ये भी आप देख सकते हो। पंचायती राज संस्थाओं चाहे ग्राम पंचायत हो, पंचायत समिति हो, जिला परिषद के चुनाव इन करवाने होते हैं। जो आर्टिकल 243 सी में हमने पढ़ा था, इनकी संरचना देखी थी, तो पंचायती राज की त्रिस्तरीय संरचना राजस्थान में कौन सी संरचना है, त्रिस्तरीय पंचायती राज, ग्राम पंचायत,
पंचायत समिति और जिला परिषद। इधर नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना। नगरीय निकाय, नगरीय निकाय, नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम के चुनाव करवाने का काम भी है इसका। समय समय पर मतदाता सूची का अपडेट भी करता है और संशोधित उसको करता है, चुनाव कार्यक्रम जारी करता है। तो भारत का निर्वाचन आयोग है वो क्या काम करता है? वो काम करता है प्रधानमंत्री आपके लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधानसभा, विधान परिषद के चुनाव कराता है। वहीं ये चुनाव जो राज्य निर्वाचन आयोग है ये क्या काम करता है? ये कराता है पंचायती राज और नगरीय निकाय के चुनाव कराता है, चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे पंचायत समिति हो, चाहे जिला परिषद हो, नगर पालिका हो, नगर निगम हो, नगर परिषद, इन सब के चुनाव कराने का काम ये करता है। इसके अलावा हम बात करते हैं आदर्श आचार संहिता लागू करने का काम करते हैं, चुनाव विवादों का निपटारा हो कुछ मामलों में ये भी करता है। और इसकी शक्तियों की सीमा है, केवल स्थानीय निकाय के चुनाव का अधिकार रखता है, लोकसभा विधानसभा का चुनाव ये नहीं करवाता है क्योंकि वो बजट के लिए राज्य सरकार पर निर्भर है। बजट कौन देता है इसको? बजट देने का काम करता है राज्य सरकार करती है। और स्वतंत्र सचिवालय का अभाव है कुछ राज्यों में, तो ये भी एक समस्या है इसमें। अब बात करते हैं कि एक छोटा सा कंपेरिजन कर लेते हैं। कंपेरिजन क्या कि इनकी स्थापना कैसे कैसे, भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और स्टेट इलेक्शन कमीशन, तो इनकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद, दोनों ही संवैधानिक आयोग है। सबसे पहले तो ये जानने की जरूरत है कि दोनों ही क्या है? संवैधानिक आयोग है। भारत निर्वाचन आयोग और स्टेट इलेक्शन कमीशन दोनों ही संवैधानिक आयोग है। अनुच्छेद 324 के तहत इनको क्या है? संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। और अनुच्छेद 243 के और 243 ZA के तहत इनको संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। ये लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और विधान परिषद के चुनाव कराता है। ये पंचायत राज या नगर पालिका के चुनाव कराने का काम करता है। 3 सदस्यीय समिति है इसमें, ये 3 सदस्यीय आयोग है। इसमें एक तो CEC होता है और 2 अन्य इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। ये एकल आयुक्त है, इसमें 1 सदस्यीय आयोग है। मधुकर गुप्ता है, अभी राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। CEC को हटाने तो संसदीय महाभियोग होता है, अर्थात संसद से महाभियोग लाना होता है। और इसको भी हटाने की प्रक्रिया क्या? हाईकोर्ट न्यायाधीश जैसी प्रक्रिया है। अर्थात इनको हटाने की प्रक्रिया दोस्तों समान है, वो बहुमत के माध्यम से हटाने की प्रक्रिया इसमें की गई है। केंद्रीय बजट से स्वायत्त इनका अलग से बजट है दोस्तों, केंद्र सरकार का बजट के जो इसके पास है, जो ये पैसे के अभाव में नहीं है, अर्थात ये स्वायत्त, ये ऑटोनॉमस बॉडी है, ये संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ऑटोनॉमस बॉडी है। जबकि ये राज्य बजट पे निर्भर करता है, राज्य वित्त आयोग है उससे इसको बजट प्राप्त होता है। एक राष्ट्रव्यापी अधिकार क्षेत्र, ये पूरे राष्ट्र के लिए है, ये एक राज्य विशेष तक सीमित है, तो ये भी आप ध्यान रखना। निर्वाचन आयुक्त में कंपैरिजन, दोनों ही संवैधानिक आयोग हैं और उसकी स्थापना वहाँ 324 के तहत की गई, इसकी स्थापना 243 के और 243 Z के तहत की गई है। वो काम करता है, वो प्रधानमंत्री आपके संसद, विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति चुनाव कराने का काम करता है। ये नगर पालिका और पंचायत राज चुनाव काम कराने, हटाने की प्रक्रिया उनकी भी महाभियोग जैसी है, हटाने की प्रक्रिया इनकी भी महाभियोग जैसी है। वो 1+2 3 सदस्यीय आयोग है, ये एकल सदस्यीय आयोग है। तो इनका ये कंपेरिजन आप थोड़ा सा ध्यान में रखोगे, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान में चुनाव सुधार से संबंधित कुछ समितियां भी बनी हुई है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 आयोग की स्थापना और इसका आधार है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 है, नगरीय निकाय के चुनाव से संबंधित इसमें प्रावधान किए गए। तो ये 2 और इस आयोग के क्या हैं, जो शक्तियों का स्रोत है, ये 2 आयोग हैं। जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसकी शक्तियों का स्रोत कौन है? पंचायती राज अधिनियम 1994 और नगर पालिका अधिनियम 2009। ई नामांकन प्रणाली ऑनलाइन आवेदन भी कर लेता है। मतदाता जागरूकता कार्य स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत चला। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग चुनावी शिकायतों में समन्वय भी करता है। विवाद के मुद्दे कौन कौन से हैं? तो इनके विवाद के मुद्दे भी हैं दोस्तों कुछ। ओबीसी आरक्षण विवाद है सबसे पहले तो। अब ओबीसी आरक्षण, पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण कानूनी विवाद है दोस्तों। हुआ क्या, 2010 का एक केस है, के कृष्णमूर्ति वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने के कृष्णमूर्ति वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया वाद में सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के मामले में ट्रिपल टेस्ट की थ्योरी दी थी। ये ट्रिपल टेस्ट थ्योरी क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि किसी राज्य में ओबीसी को पंचायती राज प्रणाली में यदि आरक्षण देता है तो उसमें 3 बिंदुओं को ध्यान रखना पड़ेगा। 3 बिंदुओं क्या कि पहली बात तो जो पूरा कुल मिला के आरक्षण वो 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरा, ओबीसी के लिए वास्तविक डेटा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप देखो इसमें 3 चीजें दी गई है। पिछड़ेपन का आधार हो, अनुभवजन्य अध्ययन कि आपने कोई ओबीसी जातियां पिछड़ी है, इसका अनुभवजन्य अध्ययन करने के लिए आप एक कमेटी गठित करोगे। इसके अलावा अधिक प्रतिनिधित्व नहीं हो और
50% की सीमा को क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो ट्रिपल टेस्ट वाला सिस्टम आप ध्यान रखना। राजस्थान में आज पंचायती राज का चुनाव है, वो देरी होने का कारण क्या है? सरकार ने अप्रैल में क्या किया, पीछे अक्टूबर नवंबर में क्या किया, ओबीसी आयोग का गठन किया, और ये इसी वजह से देर हो रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय 2010 के अकॉर्डिंग किसी भी राज्य में आप पंचायती राज में ओबीसी को आरक्षण देना चाहते हो तो ऐसी सिचुएशन में ट्रिपल टेस्ट कंपलसरी है, और ट्रिपल टेस्ट राजस्थान सरकार करा नहीं पाई। इसलिए क्या हो रहा है, चुनाव में देरी हो रही। राजस्थान सरकार ने कमेटी का गठन किया है, लेकिन कमेटी को फिर भी क्या दिया है, उनका एक्सटेंशन दे दिया है कि अभी आप आराम से उसका अध्ययन करो। तो इस वजह से सरकार देरी कर रही है दोस्तों। ट्रिपल टेस्ट में एक तो क्या, ओबीसी कि जो पिछड़ापन है उसका अनुभवजन्य अध्ययन करने के लिए आपको कमीशन गठित करना पड़ेगा। इसके अलावा आरक्षण बहुत ज़्यादा नहीं हो, कई बार आप अध्ययन ही नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा ओबीसी को आरक्षण जरूरत के अनुसार दिया जा रहा है या फिर वो और ज़्यादा सीटों पे आरक्षण दिया जा रहा है, तो ऐसी चीज़ भी होगी। दूसरी बात, कुल मिला के आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये ट्रिपल टेस्ट थ्योरी थी जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये के कृष्णमूर्ति वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, इसमें दी गई थी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। इसके अलावा त्रिस्तरीय ट्रिपल टेस्ट तो हो गया। उसके अलावा चुनाव स्थगन विवाद, राज्य सरकार बनाम राज्य निर्वाचन आयोग, ये विवाद चल रहा है लगातार कि अपनी हाई कोर्ट है ये तो कह रही है कि चुनाव जल्दी से जल्दी कराओ, लेकिन राजस्थान सरकार है इसको डिले कर रही है। अधिसूचना में देरी, राज्य सरकार द्वारा चुनाव टालने का आरोप लगाया। 2 बच्चों की शर्त उम्मीदवार हेतु विवादास्पद प्रावधान है। तो ये भी बात, अभी तो राजस्थान सरकार के बार बार ऐसे बयान भी आ रहे हैं कि पहले 1994 में भैरव सिंह 1995 में भैरव सिंह शेखावत जी की सरकार थी, उनके द्वारा जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में या फिर जो अपने जनप्रतिनिधि है वो भी परिवार नियोजन के लिए एक्टिव रहे या फिर एक अच्छा संदेश देने के लिए सोसाइटी में जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए ये एक अच्छा कदम उठाया था, जिसमें 2 से अधिक बच्चे हो गए। 1995 के बाद में 2 से अधिक बच्चे हैं तो वो क्या चुनाव नहीं लड़ सकते या फिर राजनीति में एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, खासतौर से पंचायती राज में। लेकिन वर्तमान सरकार ये कहना चाह रही है कि अब ये 2 बच्चों वाली ये जो लिमिटेशन है ये लागू नहीं रहेगी। किसी भी व्यक्ति के 3-4 बच्चे हैं फिर भी वो भी चुनाव लड़ सकता है। हालांकि सरकार क्या सोचती है क्या, लेकिन ये सोच कहीं ना कहीं रिग्रेसिव नज़र आती है दोस्तों। इसके अलावा जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन था ये भी एक निर्णय है, तो ये थोड़ा सा आप देख लेना। तुलनात्मक विश्लेषण में भविष्य की सुधार, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वर्सेज स्टेट इलेक्शन कमीशन, तुलनात्मक भारत निर्वाचन आयोग एवं राज्य निर्वाचन आयोग दोनों संवैधानिक संस्था है, किंतु इनकी क्षेत्राधिकार संरचना में शक्तियों में महत्वपूर्ण अंतर है। आवश्यक सुधार, ये तो बात कर ली हमने। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए आवश्यक सुधार क्या है, नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता होनी चाहिए, कोलिजियम या बहुसदस्यीय समिति बननी चाहिए, जिसमें अभी तो क्या सरकार का इसमें इन्फ्लुएंस है, सभी आयुक्तों को समान रूप से हटाने की प्रक्रिया, चुनावी बॉन्ड की जगह पारदर्शी राजनीतिक चंदा व्यवस्था हो, मतदाता सूची के आधार से लिंकिंग गोपनीयता के साथ होनी चाहिए, विदेश में रहने वाले मतदाताओं के लिए मतदान की सुविधा भी होनी चाहिए। इसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन के लिए स्वायत्त बजट हो, इनका राज्य सरकार पर निर्भरता समाप्त हो, स्वतंत्र सचिवालय एवं कर्मचारी हो, एक रूप चुनाव कानून होना चाहिए, सभी राज्यों में समानता होनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन के साथ समन्वय तंत्र होना चाहिए और डिजिटल मतदान पंचायत चुनाव में होना चाहिए। तो ये थोड़ी सी बात इनके लिए ध्यान रखने वाली है अपने को। एक राष्ट्र एक चुनाव, ये हाल ही में जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समिति बनी 2023 में, तो उस समिति ने एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की। इसके लिए संविधान में संशोधन किया आवश्यक होगा। इससे लाभ क्या होगा, खर्च में कमी होगी, इसका लाभ क्या होगा, खर्च में कमी होगी, प्रशासनिक सुविधा होगी, नीति निरंतरता बनी रहेगी। और हानि क्या होगी, क्षेत्रीय दलों को नुकसान होगा। संघवाद का प्रश्न भी इसमें चिंता का विषय। संवैधानिक वाध्यता क्या है, अनुच्छेद जो 83, 85, 172, 174 में संशोधन करना पड़ेगा, तभी एक देश एक चुनाव व्यवस्था लागू होना। भारत की जो संसदीय व्यवस्था है उसमें बहुत ज़्यादा आसान है नहीं दोस्तों, और उसके बाद में लागू भी होगी तो ये विसंगति वापस पुनः आ जाएगी कि कब किसी विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो जाए, कब किसी को बहुमत नहीं रहे, कब कौन सरकार गिर जाए, ये भी अनिश्चितता यहाँ पर बनी रहती है। इसके अलावा हम बात करें, ये थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं। इसका रिवीजन क्या है, भारत में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। 25 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। पहले CEC सुकुमार सेन थे जो कि 1950 से लेकर 1958 तक रहे और पहला आम चुनाव इन्होंने करवाया था। EVM पहली बार 1982 के केरल के पारूर विधानसभा से पहली बार EVM का यूज किया गया। देशव्यापी यूज 2004 का आम चुनाव था उसमें किया गया था। वीवीपैट देशव्यापी 2019 के चुनाव में हुआ था। वीवीपैट का पहली बार प्रयोग आंशिक रूप से 2014 में किया गया था। नोटा का प्रयोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 2013 से शुरू किया गया था। न्यूनतम मतदान आयु 18 वर्ष है और 61वां संविधान संशोधन राजीव गांधी की सरकार में किया गया था और उन्होंने 21 वर्ष से पहले भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु थी वो 21 वर्ष थी। राजीव गांधी की सरकार ने
61वें संविधान शोधन 1989 के माध्यम से 18 वर्ष कर दी, तब से 18 वर्ष है। 73वां संविधान शोधन 1992 में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और 74वां संविधान शोधन 1992 नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। राजस्थान स्टेट इलेक्शन कमीशन की स्थापना जुलाई 1994 में। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को प्रतिवर्ष। चुनावी बोर्ड निरस्त 2024 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कर दिया गया। ठीक है, इसके अलावा ये कुछ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 324 के तहत है, स्टेट इलेक्शन का 243 के तहत है, हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की जज की हैसियत है। ये सारी चीज़ें आपने देख लिया। ट्रिपल टेस्ट थ्योरी आपने पढ़ ली होगी। और दोस्तों, हम सबसे अच्छी एक बात यह है कि शिक्षा हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाती है, ये हमारा ध्येय वाक्य है। और वास्तव में यदि कोई व्यक्ति के जीवन में कुछ भी नहीं है और वो एजुकेशन सबसे आसान चीज़ है जिसके माध्यम से आदमी क्या कर सकता है, अपने जीवन को परिवर्तन कर सकता है, अपने जीवन को में पूरा का पूरा मतलब जीवन बदल सकता है, पीढ़ियाँ बदल सकती है, ये एजुकेशन के माध्यम से हो सकती है। अंत में आप अपने यूट्यूब चैनल जीके विद राजेंद्र सर को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।